स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैम, बाजार ना तो अमेरिका की तरफ देख रहा है ना तो ईरान की तरफ देख रहा है। बाजार का पूरा फोकस इस बात पर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल की सप्लाई कब सामान्य होगी, क्योंकि अगर ये ऑयल ऐसे ही एलिवेटेड रहा तो फिर हमारे मैक्रो डिस्टर्ब होंगे। एक कोटक की रिपोर्ट भी आई है, उनका यह कहना है कि 25 से 28 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं चुनाव खत्म होने के बाद ही। आपका सेंस क्या कह रहा है मैम? ये कितना डिस्टर्ब करेगा हमारे मैक्रोस को, ऑयल में जो उछाल आ रहा है? नमस्कार। भारत बहुत तेल आयात करता है, तो ये तो एक हमारी जो आप कह लीजिए इकोनॉमी पे और बाकी सब चीज़ों पर भी असर तो डालता है। और वैसे मैं आपको कहूँ तो $100 का ऑयल हम लोगों ने लगभग कितने का, लगभग 17-18 साल पहले भी देखा है। और उस समय पूरे विश्व भर में रिसेशन भी था, तो एक तरफ मतलब वो एक कहे तो डबल वैमी था कि एक तरफ रिसेशन भी है और ऊपर से तेल के भाव भी उतना बढ़े, और हमने उसको मैनेज किया। ये जरूर हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए जाएं इलेक्शन के बाद, इसमें मुझे बहुत विशेष शक भी नहीं लगता है। जब तेल के भाव गिरे थे तब तो वो सब पैसा एक तरह से टैक्सेस में चला गया था, वो पास ऑन नहीं हुए थे। लेकिन जब तेल के भाव बढ़ते हैं तब वो मुझे लगता है पास ऑन हो जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो ड्यूटी कट किया है, पर असल में तो आप अगर बजट के नंबर देखें तो ड्यूटी कट पूरे साल भर चले इसका बहुत ज्यादा गुंजाइश मुझे लगती नहीं। तो अंततः जो कंज्यूमर है उसको अधिक पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और भी कह दूं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है कि कच्चे तेल का भाव कहाँ जाता है। मैं कहूंगी अमेरिका की राजनीति में एक ही चीज की का रियल फर्क पड़ता है, वो है कि आपका पेट्रोल पंप या जिसे वो लोग गैस स्टेशन कहते हैं, वहां पर गैसोलीन का या पेट्रोल का भाव क्या है। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है अमेरिकन लीडर्स को वहाँ की राजनीति में, वहाँ के चुनाव में। तो वो भी कहाँ तक इसको इतना हाई चाहेंगे वो एक अलग बात है। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि अभी वॉर और जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक साल पहले, एक महीना पहले जब मैं आपके चैनल पे आई थी तो यही मुख्य बात थी, और मैंने तब भी यही कहा था कि जियो पॉलिटिक्स से आप बहुत ज्यादा रिएक्ट मत करिए। अपना जो आपका पोर्टफोलियो है, आपकी एलोकेशन है, उसको देखिए कि 125 साल का डेटा यही कहता है कि जियो पॉलिटिक्स से सिवाय जिन देशों के जहां जो डायरेक्टली उस युद्ध में हो, उनके अलावा और जगह की स्टॉक मार्केट में कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आपको कंपनी बाय कंपनी देखना पड़ेगा। अगर किसी का क्रूड या पेट्रोकेमिकल्स पे डिपेंडेंस है तो वहां से उस कंपनी का मार्जिन क्या होगा, उस तरह की चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देवना मैम, अमेरिका की आप बातचीत कर रही थी। अमेरिका में हम देख रहे हैं कि वहां पर भी लोग परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का काफी विरोध हो रहा है। अगर हम गैसोलीन के प्राइसेस की बात करें, यानी कि पेट्रोल की, तो लगभग 20 से 25% दाम बढ़ गए हैं, और कैलिफोर्निया में तो लगभग डबल हो गए हैं प्राइसेस। लेकिन स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट अलग है, क्योंकि वहां पर S&P 500 नए रिकॉर्ड पर है, नैस्डैक नया रिकॉर्ड बना रहा है। अगर हम एशिया में देखेंगे तो यहाँ पर जापान के मार्केट्स में या फिर कोरिया के मार्केट्स में हम नए हाइज बनते हुए देख रहे हैं। तो भारतीय बाजार, या फिर हम ये कहें कि जो सेंटिमेंट और जो प्राइस है वो इतने डीकपल्ड क्यों है मैम? देखिए, एक तो वैसे मैं आपको कहूं कि S&P बढ़ तो रहा है, लेकिन अब वो जो कॉम्पोजिशन है जिसमें वो बढ़ रहा है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो हमारे जो अक्सर मैं पढ़ती हूँ अखबार में या टीवी पर, वो एक्सपर्ट्स जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं कि भारत में पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ AI वाली कंपनीज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनीज नहीं है, या उसको थोड़ा और फैंसी तरीके से कहें तो बोलते हैं इंडिया डज नॉट हैव ए इनोवेशन स्टोरी। लेकिन वो तो अब कल की बात हो गई। अब ये जरूर है कि पिछले 3 साल S&P में जो बढ़त हुई वो अधिकतर टेक के कारण हुई। उसमें भी टेक के खाली जो मैग्निफिसेंट 7 जो बड़े 7 स्टॉक कहलाते हैं उनके कारण ही हुई। तो 2024 में 60 से ज्यादा परसेंट वो ही चले थे। 23 में 60 से ज्यादा परसेंट, 24 में 50 से ज्यादा परसेंट, और 25 में 40 से ज्यादा परसेंट। लेकिन अब
वो बात नहीं रही है। अब जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो बुल है वो थक रहा है। अब जो S&P का मूवमेंट है वो दूसरे सेक्टर्स के कारण है। इसी कारण S&P का मूवमेंट एक्चुअली में कम है। अब रसल 2000 जो वहाँ के थोड़े छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं, उसका इंडेक्स इस साल 20% से ज्यादा, आई थिंक कुछ 25-26% चला है, जबकि S&P 4-5% चला है। तो बहुत बड़ा, मतलब ये 2-3 दिन पहले के आंकड़े हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ उसमें फेरबदल हुआ हो, लेकिन अब वो कहीं और ही चीजें चल रही हैं, वो और ही स्टॉक्स चल रहे हैं। वो जो हम सोच रहे थे कि अब AI का बुल ही हमेशा के लिए है, वो चीज अब खत्म हो रही है। लेकिन वही बोलते हैं, हम लोग अक्सर ड्राइव करते हैं पीछे देखते हुए, तो अभी तक कहानियां वही चल रही है कि इंडिया में AI नहीं है, इसलिए नहीं है। तो लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि इंडिया ने अमेरिका को ही नहीं, इमर्जिंग मार्केट्स को भी काफी लैग किया है। तो ये आप कह सकते हैं चिंता का विषय है, लेकिन एक तरह से ये भी है कि अब मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कुछ हताशा और निराशा की बातें जनवरी से सुनी है कि मुझे लगता है कि 2026-2025 से तो बेहतर साल रहेगा भारतीय बाजारों के लिए भी। तो ये एक मेरा मानना है। मैं इंडेक्स प्रोजेक्शन तो नहीं देती हूँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी के टर्म से मुझे लगता है कि इसीलिए, क्योंकि अभी पिछले साल तक आप जिसको सुनो वही इंडिया ग्रोथ स्टोरी बेच रहा होता था। अब चूंकि लोग थोड़ा सा रिस्क गिनवाने लगे हैं, आगे का मार्केट शायद बेहतर हो। और अभी भी आपने देखा, मैंने शायद पिछले महीने जब मैं आई थी तो मैंने कहा था कि अब रेंज ऐसा है कि बॉटम के आसपास है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो बॉटम से चलेगा 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, लेकिन वो बात भी प्रायः तो ठीक हो ही गई। अभी मार्केट भी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड यहाँ भी हो गया है। अब वो बात नहीं है जो पिछले साल था कि आपका इंडेक्स में तो हाँ, पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन मीडियम स्टॉक डाउन था, ज्यादातर पोर्टफोलियो में लाल निशानी आपको नजर आ रहा था। करेक्ट। मैं यही चीज में मैं आपसे पूछने भी जा रहा था। आपने अच्छा हुआ कि आपने उस पर टच अपॉन कर लिया, क्योंकि निफ्टी में पिछले साल लगभग 10.5% के आसपास के रिटर्न बने थे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में पैसे नहीं बने। अब थोड़ी पिक्चर बदल रही है मैम, और ईयर टू डेट अगर निफ्टी को देखेंगे 7% नीचे अभी है, और स्मॉल कैप 100 अगर हम देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सपाट है हल्के से गेंस के साथ। तो थोड़ी दुविधा की स्थिति भी है कि जब अनिश्चितता होती है, जब असमंजस होती है, तो स्मॉल कैप से पैसे निकलते हैं। यहां तो उल्टा हो रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप में पैसे आ रहे हैं, लार्ज कैप से निकल रहे हैं। तो कैसे स्ट्रेटजी बनाए अभी बाजार में? देखिए, वैसे तो स्मॉल कैप मिड कैप के हिसाब से देखना पूरी तरह ठीक नहीं रहता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्टर होते हैं, बहुत तरह की कंपनियां होती हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बोल दूं कि अब क्योंकि मार्केट कैप वाला कट ऑफ नहीं है, अब सेबी का जो डेफिनेशन है लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, उसके कारण एक्चुअली में कट ऑफ काफी ज्यादा है। मैंने पीछे जब देखा था तो स्मॉल कैप का कट ऑफ कुछ 30,000 करोड़ मार्केट कैप के करीब था, जो असल में इतना स्मॉल कैप नहीं है। तो उसमें कई और मिड कैप में तो आप कहें तो काफी बड़ी ही कंपनियां हैं, तो वो उस लिहाज से नहीं। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, मैंने भी आखिरी में यही बोला कि अब मार्केट की ब्रेथ बढ़ रही है। पिछले साल अब BSE 500 भी कुछ मेरे ख्याल 5-1% ऊपर था, लेकिन जो मीडियन स्टॉक था वो डाउन था। 57% स्टॉक्स डाउन थे, 40% 10% से ज्यादा डाउन थे। तो अब वो कुछ हद तक स्थिति बदल रही है। तो अब वो ये बीच में था कि खाली ही लार्ज कैप ही एक तरह से थोड़ा ठीक ठाक किए थे, बहुत बहुत तो वो भी नहीं चले थे, लेकिन अब वो थोड़ी मार्केट की ब्रेथ सुधर रही है, जो भी मार्केट के लिए अच्छा संकेत है। जी, ठीक है देवीना मैम, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और कुछ अहम मुद्दों पर आपने विचार हमसे साझा किए। थैंक यू सो मच मैम, आज समय देने के लिए। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है, और निफ्टी की जो गिरावट है लगभग 100 अंकों के आसपास की है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है। निफ्टी बैंक है 350 अंक नीचे इस वक्त। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिड कैप स्मॉल कैप पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मिड कैप मसाला में आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।